नमस्कार साथियों, लीगल हेल्प इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात करें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम जुडिशरी के भी होते हैं, एग्ज़ाम एडीपीओ एपीओ के भी होते हैं, एग्ज़ाम आपके स्किल प्रमोशन के भी होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के बारे में, भारतीय दंड संहिता के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। अपने अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए। बात करते हैं इसके एक्सटेंट की, तो इसका एक्सटेंट कहाँ कहाँ पर है। तो 31 अक्टूबर 2019 से ये वॉल ऑफ इंडिया पर लागू होगा। यदि आपके पास पुराना बेयर एक्ट है तो उसमें आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे भारत पर लागू हो गया है। मोस्ट ऑफ एक्ट हो गए, कुछ एक नहीं हुए। नेक्स्ट है धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अंदर दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो यह बात हो रही है एनी पर्सन की, यानी कि हर व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर, कोई एक्ट या ओमिशन करता है, एक्ट अर्थात जिसे करने के लिए मना किया गया है और फिर भी आप उसे कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड एक्ट। ओमिशन जिसे करने के लिए आप लीगली बाउंड हो और उसे आपने मिस कर दिया है, दैट्स कॉल्ड ओमिशन। धारा 2 सिंपली कहती है कि अगर आपने इंडिया में कोई अपराध किया है, यदि आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, तो सज़ा आपको इंडियन लॉ के अनुसार ही मिलेगी। यहाँ पर आपको धारा 33 को भी लिंक करना होगा। इसके साथ साथ आपको धारा 33 पढ़नी है, जहाँ पर कार्य और लोभ को बताया गया है। लिंक करके पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब आती है धारा 3। धारा 3 और 4 में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसे आसान वे में पढ़ना है, इजी वे में। ऐसा नहीं होना है कि भाई कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो इस चैनल को आप देखो, आपका हर सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं धारा 3 को। जो बेयर एक्ट में परिभाषा दी गई है धारा 3 की, बेयर एक्ट के अनुसार धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया है। सेक्शन 3 जो है वो बियॉन्ड इंडिया के बारे में बात करता है। भारत से परे एनी पर्सन जो इंडिया के लॉ से गवर्न होता है। एनी पर्सन से मीन्स है कि जो इंडियन है और वो भारत के लॉ से गवर्न होता है, तो जहाँ जहाँ इंडियन जाएगा वहाँ वहाँ भारत का लॉ उसका पीछा करेगा। अब ये कितना भी फास्ट साइकिल चला ले, ये भारत के लॉ से नहीं बच सकता, वो आईपीसी से नहीं बच सकता, है ना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग रूप में पढ़िए ताकि आपको इजी वे में सब समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए भी। जैसे कि द्विविवाह करना भारत में तो पनिशेबल है, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है। तो भारत का यदि कोई नागरिक, भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड में किसी से दूसरी शादी कर लेता है, तो वो वहाँ तो पनिशेबल नहीं है, लेकिन भारत में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। अब भारत में कार्रवाई कहाँ की जाएगी? पकड़ा तो वो विदेश में गया है, अपराध तो उसने विदेश में किया है, भारत में किसी जगह पर तो किया ही नहीं उसने। किसी स्पॉट पर उसने, भारत के किसी स्पॉट पर तो उसने अपराध किया ही नहीं है, उसने अपराध किया है विदेश में। तो अब वो भारत की किस कोर्ट में उसका विचारण चलेगा, उसकी ट्रायल चलेगी? तो इसका जवाब है कि जिस इलाके में उसको पकड़ा गया है या जिस जगह वो पाया जाएगा, उससे संबंधित जो भी कोर्ट होगी वहां पर उसकी ट्रायल चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन 4 को देखते हैं।
सेक्शन 4 भी बियॉन्ड इंडिया के बारे में बात करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सेक्शन 3 भारत के नागरिक पर ही लागू होता था और सेक्शन 4 है जो इंडियन और फॉरेनर दोनों पर लागू होता है। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट है सिटीजन, सेकंड रजिस्टर्ड और तीसरा है कंप्यूटर ऑफेंस में। पहला जो सिटीजन है वो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो दंडनीय होगा। दूसरा है भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत यानी कि जहाज या विमान में कोई अपराध होता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी, उसको भारत का लॉ गवर्न करेगा। मान लीजिए कि इंडियन में रजिस्टर्ड कोई प्लेन है, उसमें अगर कोई भारतीय लड़ रहे हैं और अभी प्लेन मान लो ब्रिटेन में है तो भी वहाँ पर अपना इंडियन लॉ लागू होगा। अगर उसमें कोई 2 विदेशी भी अगर लड़ रहे हैं तो भी भारत का लॉ लागू होगा। तीसरा है कंप्यूटर ऑफेंस, यानी कि इंडिया से बाहर बैठकर भारत के कंप्यूटर सोर्सेज को कोई टारगेट करता है तो वो भी अपराध है। कोई अन्य व्यक्ति जो विदेश में बैठकर भारत के कंप्यूटर संसाधनों पर अटैक करता है तो उसे भी इंडियन लॉ के अनुसार गवर्न किया जाएगा। सेक्शन 3 और 4 में जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं कि सेक्शन 3 में ओनली इंडियंस के बारे में बताया गया है। भारत का कोई नागरिक जो भारत से परे अपराध करता है तो उसको इंडियन लॉ के अनुसार गवर्न किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 4 में इंडियन और फॉरेनर दोनों के बारे में बताया गया है, दोनों ही इंडियन लॉ के अनुसार गवर्न होंगे। अब देखते हैं सेक्शन 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न होना। जहां पर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ प्रभावी होंगे वहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी। इसके अलावा जैसे जिनको स्पेशल तौर पर छूट मिली हुई है जैसे प्रेसिडेंट है या हमारे सैनिक है तो वहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी। इसके साथ हमको सेक्शन 139 जो आईपीसी का चैप्टर 7 है उसको भी पढ़ना है। इसको इसको साथ में लिंक करना है ताकि ये सेक्शन 5 आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सैनिक न्यायालयों पर क्यों आईपीसी लागू नहीं होती है। साथियों, आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस एक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। यदि आप लेना चाहें तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन